ज़्यादा प्रोटीन खाने से शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने के लिए रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इस पर भी बात होगी। मशहूर टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस OTT 3 की विनर सना मकबूल आजकल खबरों में है। सना को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से लिवर सिरोसिस हो गया है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस और इनसे बचा कैसे जाए। हेल्दी रहने के लिए डाइट में कितना फैट जरूरी है और गुड फैट के लिए क्या खाएं, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। यूरिक एसिड। शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना एक बहुत ही आम दिक्कत है। हम सेहत पर जब भी प्रोटीन या किडनी से जुड़ी कोई बात करते हैं, टिप्स देते हैं, तो अक्सर कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि यूरिक एसिड कैसे कम करें, यूरिक एसिड वाले खाने में कितना प्रोटीन ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या बला है जिसका लेवल बात बात पर बढ़ जाता है, इसके बढ़ने से शरीर में क्या दिक्कतें होती हैं, क्यों ज़्यादा प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये ना बढ़े इसके लिए क्या करें, कितना प्रोटीन लें, क्या खाएं, और अगर यूरिक एसिड पहले से ही बढ़ा हुआ है तो इसे कम करने का तरीका क्या है, ये सब सुनिए। यूरिक एसिड जो है एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन का पार्ट होता है उसको जब हमारे शरीर पचा लेता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको बॉडी को शरीर से बाहर फेंकना होता है। अगर ये शरीर से बाहर ना जाए और शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है। ये किडनी में इसके क्रिस्टल्स जमने से किडनी ख़राब हो सकता है, जॉइंट्स में इसके क्रिस्टल जमने से जॉइंट पेन्स आ सकते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को हाई होने में भी एक एजेंट है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो काफ़ी इसके शरीर के अंगों पे असर आ सकता है। देखिए, जो यूरिक एसिड है ये एक प्रोटीन का ही बाय प्रोडक्ट बनता है। बॉडी इसको मेटाबोलाइज करती है। प्रोटीन में प्यूरिन्स नाम की जो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, ये जब बॉडी इनको मेटाबोलाइज करती है तो यूरिक एसिड बनाती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रोटीन खाओगे उतना ज़्यादा ये केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, उससे यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड देखिए ना बढ़े, उसके लिए दो चीज़ें हमें करनी है। एक तो ओवरऑल जो प्रोटीन की मात्रा है वो हमें कंट्रोल में रखनी है। तो उसमें क्या आ जाता है, जो डाइटरी प्रोटीन रिकमेंडेशन है किसी नॉर्मल पर्सन के लिए वो 1 ग्राम पर केजी पर डे होती है। तो अगर कोई 50 किलो का आदमी है तो 50 ग्राम तक प्रोटीन वो दिन भर में खा सकता है। अब जब जिन लोगों में किडनी की खराबी हो या कोई और बीमारी चल रही हो तो हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन थोड़ा करना होता है, जिसमें 0.8 ग्राम पर केजी पर डे तक हमें देना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए या स्ट्रेंथ के लिए वो बहुत हैवी प्रोटीन्स भी लेते हैं, जहाँ पे वो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम वज़न के हिसाब से भी प्रोटीन लेते हैं। इतना ज़्यादा प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और बढ़ जाता है। तो प्रोटीन जितना अलाउड है, जितना रिकमेंडेड है, उतना लेना चाहिए। सेकंड आ जाता है कि प्रोटीन भी बैलेंस टाइप का प्रोटीन हो, जिसमें वेजिटेबल प्रोटीन, नॉन वेजिटेबल प्रोटीन सारे एडिक्वेट मात्रा में हों। कई टाइप के प्रोटीन्स जैसे कि नॉन वेजिटेरियन या रेड मीट प्रोटीन या फिशेस, इन सब से भी ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। यूरिक एसिड कम करने के लिए एक तो हमें उन चीज़ों का सेवन कम करना है जिससे कि यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो उसमें सबसे कॉमन तो रेड मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड, जो पैक्ड जूसेस आते हैं उनसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। रॉ टोमेटो, जैसे कच्चा टमाटर आप जो सैलड में लेते हैं, उससे भी यूरिक एसिड हाई हो सकता है। सी फूड से बहुत यूरिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कॉफ़ी से भी यूरिक एसिड काफ़ी बनता है, अल्कोहल इंटेक से भी यूरिक एसिड बनता है। तो जिन चीज़ों के सेवन से यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो वो नहीं लेनी चाहिए। सेकंड, जो इसका एस्पेक्ट है कि अगर यूरिक एसिड हाई है तो वो कम कैसे होगा। तो पहली चीज़ है तो वाटर इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए। अगर आपकी किडनीज नॉर्मल काम कर रहे हैं तो आपको वाटर इंटेक 2 to 3 लीटर्स तक आप ले सकते हैं, जिससे यूरिक एसिड फ्लश आउट हो और उसके अमाउंट कम रहे बॉडी में।
सेकंड चीज़ जो है वो है मेडिसिन्स। तो कई बार जब यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है और उससे सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो उसके लिए मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिनको आप अपने डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो यूरिक एसिड आराम से कंट्रोल हो जाता है। देखिए, गर्मियों में कई ऐसे फल आते हैं जो यूरिक एसिड का लेवल घटाने में मदद करते हैं, जैसे तरबूज, अनानास, चेरीज, बेरीज, संतरा, नींबू और मौसम्बी जैसे खट्टे फल। लेकिन सिर्फ फल खाकर काम नहीं चलेगा, आपको प्रोटीन की मात्रा ठीक करनी होगी, साथ ही डॉक्टर की बताई दवा भी खानी पड़ेगी। इसलिए अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, ये आराम से टेस्ट से पता चल जाएगा, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सना मकबूल मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं। साल 2024 में सना बिग बॉस OTT 3 की विनर बनी थी। पिछले दिनों उनकी एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। इस तस्वीर में सना हॉस्पिटल के बेड पर लेटी नजर आ रही हैं और उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई है। इस साल मार्च के महीने में सना ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, वो काफ़ी वक्त से इससे जूझ रही हैं। उन्हें साल 2020 में इस कंडीशन का पता चला था। इसके बाद 8 जून को उनकी डॉक्टर दोस्त आशना कांचवाला ने इंस्टाग्राम पर उनकी हॉस्पिटल वाली तस्वीर शेयर की। साथ ही लिखा कि वो इस बीमारी को हराकर और भी मजबूत बनकर निकलेंगी। लेकिन पोस्ट में उनकी किस बीमारी की बात हो रही है इसका जिक्र नहीं था। अब सना ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि अब तक वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से जूझ रही थी, लेकिन अब उन्हें लिवर सिरोसिस भी हो गया है। फिलहाल वो इम्यूनोथेरेपी करवा रही हैं और उनका पूरा फोकस अभी अपनी रिकवरी पर है। सना लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहती हैं और इसे अवॉइड करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब कर रही हैं। देखिए, सना को फिलहाल 2 बीमारियां हैं। पहली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो लंबे समय से थी, दूसरी लिवर सिरोसिस। मगर इन बीमारियों में होता क्या है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है और इनसे बचा कैसे जाए, ये सब हमने पूछा मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स में लिवर ट्रांसप्लांट एंड HPV सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत सिंगला से। डॉक्टर पुनीत बताते हैं कि हम सबके शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है। इसका काम शरीर को बीमारियों और इन्फेक्शंस से बचाना होता है, यानी किसी भी ऐसी चीज़ से जो शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। मगर ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर खुद का ही दुश्मन बन जाता है, अपने ही शरीर के हेल्दी सेल्स को दुश्मन समझ बैठता है और उस पर हमला बोल देता है। इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। जिस बीमारी से सना काफ़ी सालों से जूझ रही हैं वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक बीमारी है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में शरीर का इम्यून सिस्टम लिवर के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है। इससे लिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उसमें सूजन आ जाती है। अगर लंबे वक्त तक ऐसा होता रहे तो लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। ऐसा होने पर लिवर में घाव हो जाते हैं और उसके काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है, जैसा सना मकबूल के साथ हुआ है। महिलाएं और वो लोग जिनके परिवार में ऑटो इम्यून बीमारियों की फैमिली हिस्ट्री रही है, उन्हें इसका खतरा ज़्यादा होता है। अगर समय पर इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो दवाइयों के जरिए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बीमारी का पता ना चले या उसका इलाज ना लिया जाए तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। आगे चलकर लिवर फेल भी हो सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ सकती है। मगर इस बीमारी का पता कैसे चलता है? देखिए, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग होते हैं। किसी में इसके लक्षण दिखते हैं तो किसी में नहीं। आमतौर पर जो लक्षण दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना है, हल्का बुखार रहना, भूख ना लगना, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होना, अक्सर ब्लोटिंग रहना, आँखों और स्किन का पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग गहरा हो जाना, वहीं स्टूल का रंग हल्का हो जाना, स्किन में खुजली होना, जोड़ों में दर्द रहना, स्किन पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाना और महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स हो जाना। अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और लिवर बायोप्सी करवाई जाती है। इससे बीमारी का पता लगाने में मदद मिलती है। आपको साल में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट भी ज़रूर करवाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। वहीं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से बचने के लिए दूसरी बीमारियों को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर आपके घर में ऑटो इम्यून बीमारियों की हिस्ट्री रही है तो आपको साल में एक बार अपनी जांच ज़रूर करवानी चाहिए। साथ ही हेल्दी खाना खाइए, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी और ट्रांस फैट से बचिए। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए और शराब तो कतई मत पीजिए, इससे लिवर को बहुत नुकसान पहुँचता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ना खाओ, मोटे हो जाओगे। फिट रहना है तो अपने खाने में फ़ैट कम कर दो, एकदम ना के बराबर। तो भाई, जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो ये बातें खूब सुनते हैं। कई तो इस चक्कर में फ़ैट यानी वसा वाली चीज़ें खाना एकदम ही बंद कर देते हैं। ये सही नहीं है।
आपको खाने में फ़ैट कम ज़रूर करना है, पर इसे पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैट आपको एनर्जी देता है, ये शरीर के सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है, हार्मोन्स बनाने में मदद करता है और शरीर में कई ज़रूरी विटामिन जैसे विटामिन ए, डी और ई के अब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक अडल्ट जितनी कैलोरीज खा रहा है उसका 30% से कम फ़ैट से मिलना चाहिए। यानी अगर आप 1500 कैलोरीज ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम तक फ़ैट खा सकते हैं। वैसे अगर आपका मकसद वज़न घटाना है तो इससे कम फ़ैट खाना चाहिए, करीब 35 से 40 ग्राम। रात के खाने में आपको 10 से 12 ग्राम से ज़्यादा फ़ैट किसी कीमत पर नहीं लेना चाहिए। कौन सा फ़ैट आपके लिए हेल्दी है और सेहतमंद रहने के लिए कितना फ़ैट खाएं, ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि अगर आप डिनर में 10 से 12 ग्राम से ज़्यादा फ़ैट लेते हैं तो इससे आपका हाजमा धीमा हो सकता है। असल में शरीर को फ़ैट पचाने में ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। जब आप रात में ज़्यादा फ़ैट खाते हैं तो पाचन धीमा हो सकता है, इससे ब्लोटिंग हो सकती है, गैस और अपच की दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपकी डाइट में फ़ैट ज़रूर होना चाहिए, पर अगर आप रात में ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं तो वज़न घटने के बजाय बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि रात में मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। मेटाबॉलिज्म धीमा होने से कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, वो फैट के रूप में शरीर में जमा होती जाती हैं। इससे वज़न बढ़ जाता है, खासकर पेट, जांघ और कमर के आसपास। जब भी डिनर में फ़ैट वाली चीज़ें खाएं तो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फ़ैट के बजाय अनसैचुरेटेड फ़ैट लें। अनसैचुरेटेड फ़ैट शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। WHO के मुताबिक अगर आप सैचुरेटेड फ़ैट वाली चीज़ें खा ही रहे हैं जैसे कि फैटी मीट, मक्खन, कोकोनट ऑयल, क्रीम, चीज़ और घी वगैरह, तो ये आपकी डाइट में टोटल कैलोरी का 10% से भी कम होना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सैचुरेटेड फ़ैट और अनसैचुरेटेड फ़ैट को बैलेंस में लें। जैसे अगर आप दाल फ्राई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, साथ में आधा चम्मच तक घी भी डालें। अच्छा, अब बात आती है ट्रांस फैट की। अव्वल तो ट्रांस फैट खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी खाते हैं तो टोटल कैलोरी का 1% से कम आपको ट्रांस फैट लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांस फैट जंक फूड में पाया जाता है और जो चीज़ जंक फूड में पाई जा रही है आप समझ ही सकते हैं वो हेल्दी तो नहीं है। ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है। इससे दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और मोटापे का रिस्क बढ़ता है, इसलिए जितना हो सके इसे अवॉइड करिए। अब आपके अंदाजे के लिए कुछ बातें बता देते हैं। जैसे एक समोसे में 15 ग्राम फैट होता है, वहीं एक बड़े चम्मच बटर में 14 से 15 ग्राम फैट पाया जाता है। एक ग्लास फुल क्रीम दूध से करीब 8 ग्राम फैट मिलता है और 100 ग्राम पनीर से आपको 20 से 25 ग्राम फैट मिल सकता है। ज़रूरी है कि आप फैट संतुलित मात्रा में लें और गुड फैट खाएं। आज सेहत पर इतना ही। आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।